हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम थर्ड ईयर मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम में आज हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई यानी कि मुद्रा पूर्ति की माप। मुद्रा पूर्ति की माप के संबंध में प्रायः निम्नलिखित दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जाते हैं। नंबर फर्स्ट है परंपरावादी दृष्टिकोण। इसमें सुनिए, परंपरावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत कुल उपलब्ध चलन मुद्रा तथा वाणिज्यिक बैंकों में रखी गई जमाओं सावधि जमा को छोड़कर को मुद्रा की पूर्ति में शामिल किया जाता है। इस तरह इस दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा पूर्ति के घटक निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट, सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गमित नोट एवं सिक्के, इन्हें चलन मुद्रा भी कहा जाता है। मुद्रा पूर्ति की यह वैधानिक स्थिति है। नंबर सेकंड, बैंकों की मांग जमाएं, ये जमाएं चेक के माध्यम से चलन मुद्रा की ही तरह उपयोगी होती हैं। अतः परंपरागत दृष्टिकोण इन जमाओं को भी मुद्रा पूर्ति में सम्मिलित करता है। जनता के पास चलन की मात्रा तथा बैंकों की मांग जमाओं चालू और बचत खाते पर के योग को M1 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मुद्रा पूर्ति का यह एक संकुचित दृष्टिकोण है। परंपरागत दृष्टि से M1 विनिमय का एक निश्चित माध्यम है, परंतु यह एक निम्न कोटि का मूल्य संचय है, क्योंकि इस पर कोई ब्याज नहीं प्राप्त होता अथवा बहुत कम ब्याज प्राप्त होता है। मौद्रिक नीति की दृष्टि से भी यह बहुत संकुचित दृष्टिकोण है। नंबर सेकंड, शिकागो अथवा मौद्रिक संप्रदाय का दृष्टिकोण। शिकागो संप्रदाय के अर्थशास्त्रियों ने, जिनमें मिल्टन फ्रीडमैन प्रमुख हैं, कुल मुद्रा पूर्ति की एक विस्तृत अवधारणा प्रस्तुत की है। शिकागो संप्रदाय, जिसे मौद्रिक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, कुल मुद्रा पूर्ति में चलन मुद्रा एवं मांग जमाओं के साथ साथ सावधि जमाओं एवं नियत जमाओं को भी सम्मिलित करता है। इस संप्रदाय की धारणा है कि आधुनिक एवं विकसित अर्थव्यवस्था में सावधि जमाओं को मांग जमा अथवा चलन मुद्रा में बिना किसी हानि के परिवर्तित किया जा सकता है। अन्य शब्दों में सावधि जमा, चलन मुद्रा तथा मांग जमा के पूर्ण स्थानापन्न होते हैं। विकसित बैंकिंग सुविधाएं इस स्थिति को संभव बनाती हैं। इसके लिए जमाकर्ताओं को दंडित ब्याज दर चुकानी पड़ती है। इस तरह इस विचारधारा के अनुसार मुद्रा की पूर्ति में M1 के साथ साथ व्यापारिक बैंकों की सावधि जमाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। इस विचारधारा को भारत में M3 से दर्शाया जाता है। नंबर थर्ड, गुर्ले एवं शॉ का दृष्टिकोण। मुद्रा पूर्ति का गुर्ले एवं शॉ का दृष्टिकोण अपेक्षाकृत विस्तृत दृष्टिकोण है। उनके अनुसार मुद्रा की पूर्ति में M3 के अतिरिक्त बचत बैंक जमाओं, बिल्डिंग सोसाइटी की जमाओं, ऋण संघ जमाओं तथा अन्य साख एवं वित्तीय संस्थाओं की जमाओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। गुर्ले एवं शॉ का दृष्टिकोण अधिक विस्तृत है। यह दृष्टिकोण न तो मुद्रा के विनिमय माध्यम का कार्य पूरा करता है और न ही इतना विस्तृत क्षेत्र केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में होता है। हाँ, यह मुद्रा संचय का अत्यधिक तरल रूप अवश्य है।
इस गुण के बावजूद गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को मुद्रा की पूर्ति की धारणा में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। नंबर 4, रैडक्लिफ समिति अथवा तरलता दृष्टिकोण। इंग्लैंड की मौद्रिक प्रणाली की जांच हेतु नियुक्त की गई रैडक्लिफ समिति ने वर्ष 1959 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में मुद्रा की पूर्ति के संबंध में एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। रैडक्लिफ कमेटी के अनुसार मुद्रा की पूर्ति तरलता के विस्तृत ढांचे का एक अंग है जो कि व्यक्ति के व्यय करने के निर्णय के अनुरूप होती है। उसके अनुसार मुद्रा पूर्ति का अर्थ सामान्य तरलता से लेना चाहिए, जिनमें नकद मुद्रा, बैंकों की सभी प्रकार की जमाएं, अन्य संस्थाओं की जमाएं, मौद्रिक परिसंपत्तियां तथा उपलब्ध ऋण सुविधाएं शामिल होती हैं। इस दृष्टिकोण के आधार पर मुद्रा पूर्ति की गणना करना कठिन है, क्योंकि वित्तीय संपत्ति की तरलता स्वयं समय, आर्थिक स्थिति एवं वित्तीय संस्थाओं की प्रगति के साथ साथ बदलती रहती है। अतः इस दृष्टिकोण का व्यवहारिक महत्व नहीं है। नंबर 5, भारतीय रिजर्व बैंक का दृष्टिकोण अथवा भारत में मुद्रा पूर्ति के विभिन्न अंग तथा उनका सापेक्ष महत्व। भारत में रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा पूर्ति के माप हेतु 4 घटकों का प्रयोग किया जाता है। इसे निम्नवत व्यक्त किया जा सकता है। अप्रैल 1977 के पूर्व भारत में मुद्रा की माप विधि की पुरानी पद्धति प्रचलित थी, जिसे हम संकीर्ण या संकुचित विधि कह सकते हैं। किंतु अप्रैल-मई 1977 से रिजर्व बैंक ने मुद्रा की पूर्ति की माप की नई विधि अपनाई है तथा रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित मंथली बुलेटिन में मुद्रा के विभिन्न घटक प्रकाशित किए जाते हैं। अगला टॉपिक है मीनिंग ऑफ फाइनेंस, यानी कि वित्त का अर्थ। इसके बारे में सुनिए। वित्त का संबंध व्यक्तियों एवं संस्थाओं की आय एवं व्यय तथा उनके पारस्परिक समायोजन से होता है। अन्य शब्दों में वित्त के अंतर्गत निजी व्यक्तियों एवं परिवारों, उद्योगों एवं व्यापार, कृषि, सेवा, सरकार एवं अन्य संस्थाओं के आय की प्राप्ति एवं उनके व्यय से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यह विभिन्न स्रोतों से विभिन्न अवधियों के लिए वांछित मात्रा में मौद्रिक संसाधनों के एकत्रीकरण, उनके प्रभावपूर्ण उपभोग एवं मितव्ययी और लाभदायक विनियोग से संबंधित है। इस तरह वित्त इस तथ्य का अध्ययन करता है कि व्यक्ति, संस्थाएं एवं व्यवसाय किस प्रकार मुद्रा एवं अन्य वित्तीय संसाधनों को प्राप्त करते हैं तथा उनका विनियोग करते हैं। वित्त की समष्टिगत एवं व्यष्टिगत व्याख्या भी की जा सकती है। समष्टि स्तर पर वित्त के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किसी देश में वित्तीय मध्यस्थ, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, वित्त बाजार, फाइनेंशियल मार्केट तथा नीति नियंता, पॉलिसी मेकर्स किस प्रकार पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा किस तरह देश की वित्तीय प्रणाली संचालित होती है। विश्व वित्तीय प्रणाली का अध्ययन
भी इसके अंतर्गत आता है। व्यष्टि स्तर पर व्यक्तिगत वित्त के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति किस प्रकार आवश्यक धनराशि प्राप्त कर उसका लाभदायक विनियोग करता है, वित्तीय आकस्मिकता के लिए स्वयं को तैयार करता है, मृत्यु से संरक्षित हेतु स्वयं का बीमा कराता है तथा बीमा पॉलिसियों के माध्यम से अपनी संपत्ति एवं संचित धन को संरक्षित करता है। इस तरह यह निजी व्यक्तियों की आय एवं बचत तथा उनके द्वारा किए जाने वाले विविध व्यय विनियोगों के अध्ययन से संबंधित है। अन्य शब्दों में इसके अंतर्गत व्यक्ति के बचत, विनियोग एवं उधार का अध्ययन किया जाता है। बिजनेस फाइनेंस यानी कि व्यवसाय वित्त, यह भी व्यष्टिगत वित्त का एक अन्य रूप है जिसके अंतर्गत वित्तीय नियोजन, संपत्ति प्रबंध, व्यवसाय हेतु कम से कम लागत पर धन जुटाने तथा अतिरिक्त धन को उत्पादक विनियोग में लगाने आदि का अध्ययन किया जाता है। अब आती है इसकी डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस यानी कि परिभाषाएं। पहली है गुथमैन एवं डुग्गल के अनुसार व्यापक अर्थों में व्यवसाय वित्त का संबंध ऐसी क्रियाओं से है जो व्यवसाय में प्रयुक्त कोषों के नियोजन, संग्रहण, नियंत्रण तथा प्रशासन से संबंध होती है। नंबर 2, F.W. पायश के अनुसार द्रव्य का प्रयोग करने वाली आधुनिक अर्थव्यवस्था में व्यवसाय वित्त से तात्पर्य द्रव्य को आवश्यकता के समय उपलब्ध कराने से लगाया जाता है। अब आता है लोक वित्त की प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्रोफेसर लुट्ज के अनुसार लोक वित्त उन साधनों की व्यवस्था, सुरक्षा तथा वितरण का अध्ययन करता है जिनकी आवश्यकता सार्वजनिक अथवा सरकारी कार्यों के संचालन के लिए पड़ती है। नंबर 2, श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार लोक वित्त का मुख्य विषय उन विधियों का मूल्यांकन एवं निरीक्षण करना है जिनके द्वारा सरकारी संस्थाएं आवश्यकताओं की सामूहिक संतुष्टि करने का प्रबंध करती हैं और अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक कोष प्राप्त करती हैं। नंबर 3, प्रोफेसर चैपमैन के अनुसार लोक वित्त राजनीतिक आर्थिक अर्थशास्त्र का वह भाग है जो सरकार की आय प्राप्त करने तथा उसके प्रबंध करने की क्रिया का विवेचन करता है। थैंक यू वेरी मच।